हुआ है सर स्टार्ट? रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा। यस सर। यस सर। सर चलो इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। कुछ होमवर्क बचा हुआ था, स्पेशली इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का। बाकी और भी कुछ होमवर्क था जो मैंने आप लोग को बोला था, एक बार आप लोग गो थ्रू कीजिएगा। ऐसे हो जाना चाहिए सारा चीज़ें, क्योंकि मैंने सारा ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट ही कवर कर दिया। क्वेश्चंस प्रोविजंस सारा क्वेश्चन से भी हो जाना तो पड़ेगा। उसका आंसर सर जो कल था उसका आंसर है 2185497.6। क्या दिया था रे टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए? यस सर, एक्स इन अमेरिकन नेशन वाला। अमेरिकन नेशनल्स का टैक्स कैलकुलेशन। अच्छा, वो सरचार्ज था उसका। यस सर। हाँ। और किसी ने ट्राई किया सरचार्ज वाला कैलकुलेशंस? कितना आया विश्वजीत? 2185497.6। अच्छा ठीक है, मैंने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, चेक करके आप लोगों को कंफर्म कर लूंगा इसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। वो जो कल वाला जो क्वेश्चन था सर, मतलब ये कल का क्वेश्चन जो बेसिकली था वो उसका फॉरेन में प्रॉपर्टी है ना सर? उसका फॉरेन में प्रॉपर्टी है, तो फॉरेन प्रॉपर्टी में इंडिया में टैक्स देना था। तो उसका अल्ट्रा हाई इनकम आ गया था 50 लाख से ऊपर। तो अगर किसी का इनकम 50 लाख से ऊपर जाता है तो सरचार्ज का बेनिफिट मिल सकता है। तो मैंने आप लोगों को बोला था घर में एक बार ट्राई करने के लिए। ठीक है, मैं सरचार्ज कैलकुलेशंस अगर किसी का नहीं हुआ है, वो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का स्टार्टिंग कुछ क्लासेस देखे उनको, वहाँ पर सरचार्ज का डिस्कशंस मिल जाएगा। और सरचार्ज के डिस्कशंस के हिसाब से आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं सर कि अगर किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाए तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या प्रोविजंस रखता है। ठीक है, तो सर ठीक है, मैं आप लोगों को अभी टैक्स कैलकुलेशंस पे और बात नहीं करता। इंटरेस्ट पे हाउस प्रॉपर्टी में जो स्पेशल डिस्कशंस था उसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में कुछ डिस्कशंस हुआ था। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देके रखा था घर पे ट्राई करने के लिए। मैं उसके बारे में थोड़ा आज बात करूंगा। जो होमवर्क था और इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे थोड़ा सा अलग टाइप का इंटरेस्ट कैलकुलेशन था। मतलब मैंने 3-4 इंटरेस्ट कैलकुलेशंस बता दिया था बोरोड कैपिटल में, और 3-4 मैंने होमवर्क भी दिया था। मैं उसको थोड़ा बताऊंगा, और कुछ क्वेश्चन आंसर इलस्ट्रेशंस ऐसे ही, डिफरेंट काइंड ऑफ इलस्ट्रेशंस ऐसे ही डिस्कस करना है सर। ठीक है, जिसका मैं आपको एक क्वेश्चन सेट दिया था जिसमें मैंने अलग अलग क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी दिया था। तो मैं वही सब कुछ क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों को ईजी लगेगा क्योंकि ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है। बट अगर स्टिल कुछ पॉइंट में ऐसा है कि नहीं, क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा सर। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट। एटलीस्ट दुर्गा पूजा से पहले हाउस प्रॉपर्टी अच्छे से हो जाए, फिर आफ्टर दुर्गा पूजा हम लोग कैपिटल गेन या बिजनेस एंड प्रोफेशंस के बारे में डिटेल्स डिस्कशन स्टार्ट करेंगे सर। ठीक है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है सर, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिंदगी में कब क्या मौका मिल जाए। मतलब आप शायद एक और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे गए, जैसे आपको पता है ये जो मैं कैपिटल गेन के बारे में बात किया, इनकम टैक्स का 5 हेड्स है ना सर। आउट ऑफ दिस 5 हेड्स एक हेड है सर कैपिटल गेन, है ना। एक हो गया सैलरी इनकम, सैलरी कैलकुलेशन। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स का काम तो सैलरी से ही होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो सैलरीड पर्सन होते हैं वही सबसे ज़्यादा टैक्स पे भी करता है, क्योंकि वो छुपा नहीं सकता, है ना सर। क्योंकि बिजनेसमैन का तो कोई उपाय नहीं है। मतलब वो बिजनेसमैन का क्या है कि वो तो छुप चाहे तो उसको थोड़ा सा हाइड कर सकता है ना। नॉर्मल बिजनेसमैन आराम से हाइड कर सकता है। अगर किसी का रजिस्टर्ड बिजनेस है जीएसटी का, या फिर गवर्नमेंट में साथ प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है, वो हाइड नहीं कर सकता, बट वो मैनिपुलेट कर सकता है। बट सैलरीड पर्सन अपनी इनकम को कैसे मैनिपुलेट करेगा सर? हाँ सर, नहीं कर सकता ना। सैलरीड पर्सन का टैक्स लाइबिलिटी पे होना गवर्नमेंट के घर में बहुत नॉर्मल बात है, और होता ही है। तो सैलरी इनकम में टैक्स तो आपको काम करना सीखना ही पड़ेगा कि एक सैलरीड पर्सन को कहाँ कहाँ क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या उनको टैक्स लाइबिलिटी हो सकता है, ये सैलरी में सिखाया जाता है। हाउस प्रॉपर्टी या रेंट, हाउस रेंट इनकम बहुत पॉपुलर इनकम है सर, स्पेशली सिटी पीपल, मतलब जो शहर में रहते हैं, इनके लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम एक बहुत ही ट्रेंडी इनकम, रेगुलर इनकम। ट्रेंडी नहीं बोलना चाहिए, रेगुलर है। मतलब आज से नहीं, जब से शहर बना है तब से। गांव साइड में रेंट का डिमांड नहीं होता सर।
और गांव साइड में जो रेंट होता है उससे टैक्स लायबिलिटी होने का चांसेस नहीं है। बट सिटी में स्पेशली बिग सिटीज लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हाँ, हैदराबाद, बैंगलोर, अहमदाबाद, पूना, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ रेंट होता है। जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा रेंट का डिमांड है किस शहर में, मतलब रेंट का मतलब इधर उधर तहस नहस, सबसे ज्यादा तो अगर कहीं जगह का नाम कहा जाए तो दैट इज मुंबई। ठीक है, मुंबई में प्रॉपर्टी जितना है और उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन का बाढ़ है और जिस हिसाब से लोगों के पास पैसा है, ठीक है, तो मुंबई में रेंट का डिमांड बहुत हाई है, बहुत, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब एवरेज रेंटल इनकम मुंबई में इज रियली वेरी हाई। इसीलिए देखिएगा बॉलीवुड का जो बड़े बड़े सुपरस्टार लोग हैं जो बहुत अच्छा इनकम करते हैं, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, मैं उस दिन एक सलमान खान का एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहा था। सलमान खान का एक प्रॉपर्टी है सेंटा क्रूज में। सेंटा क्रूज बेसिकली मुंबई का जो एयरपोर्ट एरिया है उसको सेंटा क्रूज बोलते हैं। तो मुंबई में सेंटा क्रूज में उसका एक शॉपिंग मॉल बेसिकली एक प्रॉपर्टी था, उसका ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर कमर्शियली सलमान खान ने बिल्डर से खरीद लिया था और फिर उसको रेंट पे दे दिया। तो वो रेंट पे लेके रखा था फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप मतलब बिग बाजार, ठीक है। बिग बाजार तो नॉर्मली हालत खराब हो चुका है ना, मतलब इन जनरल बिग बाजार का बिजनेस ओवर ऑल ओवर दी इंडिया नॉर्मल सिचुएशन बहुत खराब है। इवन कंपनी ऑलरेडी बंद हो चुका है ऑलमोस्ट, अभी कुछ लीगल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, ऑपरेशन तो बंद है। तो बिग बाजार का वो वाला जो मॉल है, तो वो इतना दिन से सलमान खान का उसका रेंट ही था करीब 10,000 स्क्वायर फीट का, 10 या 15,000 स्क्वायर फीट का एक एरिया है, उससे भी ज्यादा होगा मुझे, 15,000, करीब 20-25 हजार स्क्वायर फीट मोस्ट प्रोबेबली सर, ठीक है। तो 20-25 स्क्वायर फीट का उसका भाड़ा बता रहा था, करीब मंथली भाड़ा है 70 to 80 लाख, ठीक है, होगा, नॉर्मली होना ही चाहिए। लेकिन उसको रिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, इसको लेके थोड़ा सा बात चल रहा था। मतलब फ्यूचर ग्रुप का हालत खराब है, लेकिन उस वो वाला जो मॉल है ना, मतलब सेंटा क्रूज जैसे एरिया में काफी रिच लोगों का आना जाना है, तो काफी अच्छा डिमांड है। तो अभी वही मैं देख रहा था कि रेंटल सिचुएशन, वैसे मुंबई में रेंट बहुत हाई है, बैंगलोर में अभी बहुत ज्यादा ग्रोइंग है, बैंगलोर में तो है ही। कैपिटल गेन का मैं क्या बताऊं आपको, कैपिटल गेन के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि ईच एंड एवरी चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब कैपिटल गेन चैप्टर जब हम लोग आएंगे सर दुर्गा पूजा के बाद, मैं फ्रेशली डिस्कस करूंगा कैपिटल गेन पे। सर आपको थोड़ा सा कहानी क्यों सुनाता रहता हूँ जानते हो, क्योंकि आप थोड़ा मन में एक बना रहेगा कि भाई क्यों करना है, किस लिए करना है। ओनली कैपिटल गेन जान के आप मार्केट में जॉब कर सकते हो, सिर्फ कैपिटल गेन के नॉलेज। एक कोर्स दिखाता हूँ मैं, कोर्स मतलब गवर्नमेंट कोर्स, कोई ये फालतू का कोर्स दिखाने का मेरे को कोई आदत नहीं है, जो गवर्नमेंट लाइसेंस वाला कोर्स। सब कोर्स बना के बेचने वाला लोगों का बात अलग है सर। जेन्युइन चीज जेन्युइन होता है, इसका एक्चुअल दाम होता है। जैसे देखो हार्डकोर कोर्स करना है कॉमर्स में, सी ए में करो, ठीक है, और थोड़ा सा डिप्लोमा टाइप में करना है, NISM करो, बैंकिंग का कुछ कोर्सेज है गवर्नमेंट लेवल का वो करो। जैसे मैं आपको NISM का एक कोर्स दिखाता हूँ, सिर्फ कैपिटल गेन का नॉलेज ही चाहिए, ठीक है। कोर्स का नाम है, मैं आपको जब यहाँ पर लिखता हूँ NISM सर्टिफिकेशन, ऐसे आप में से बहुत लोग स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग मेरे पास NISM पढ़ते हो, आई नो दैट सर, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन ले भी रहे हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, फिर आपका रिसर्च एनालिस्ट, ये सब प्रोग्राम काफी लोग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ टैक्स का नॉलेज के साथ, ओनली टैक्स का नॉलेज के साथ NISM का एक सर्टिफिकेशन चलता है, जो ये हाल फिलहाल में काफी पॉपुलर हुआ है सर, पहले नहीं था, ये रिसेंट लेवल में काफी पॉपुलर हुआ है ना। अब NISM को क्या है किसको नहीं पता, जिसको नहीं पता वो बार बार बोलता रहता हूँ मैं सर, क्योंकि एवरी मॉर्निंग मेरा स्टॉक मार्केट एंड NISM का ही क्लासेस चलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है, मतलब जो बेसिकली शेयर मार्केट रिलेटेड कोर्सेज करवाता है और आपको लाइसेंस देता है और आप उसके बेसिस में मार्केट में जॉब में जा सकते हो। इट्स अ वेरी मॉडरेट स्किल, बहुत हाई स्किल भी नहीं बोलेंगे, बहुत लो स्किल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है, मॉडरेट स्किल वाला अच्छा जगह है। फास्ट जॉब गैदर करने के लिए काफी अच्छा है, और CA स्टूडेंट्स के लिए तो बेहतरीन है सर। लेकिन आपको मैं जस्ट एक बार दिखा रहा हूँ कि जस्ट टैक्सेशन पे कैपिटल गेन का नॉलेज के साथ आप क्या कर सकते हो। एक सीरीज आया है सर, तो देखो हमेशा याद नहीं रहता, तो जब भी याद आता है बोल देता हूँ, ठीक है। टैक्सेशन कैसे है, हर जगह में छाया हुआ है सर, NISM ऐसे। मैं ज्यादातर अभी क्या कराता हूँ, मैं इक्विटी डेरिवेटिव कराता हूँ, मतलब सीरीज 8 मैक्सिमम लोग अभी यही कर रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड जो है सीरीज 5 है, ठीक है।
म्यूचुअल फंड सीरीज 5 है, सीरीज 8 में आपका एक है आपका दैट इज सीरीज 7, सीरीज 8। अभी मैक्सिमम लोग ये प्रिपरेशन ले रहा है और 5A का प्रिपरेशन ले रहा है म्यूचुअल फंड्स का, और कुछ लोग सीरीज 12 पे पढ़ते हैं, लाइक जिसको शेयर मार्केट फाउंडेशन जानना है बेसिक्स लेवल में। लेकिन देयर इज अनदर सर्टिफिकेशन तो जो टैक्सेशन के लिए हैं। और कहाँ चला गया टैक्सेशन से, ये रहा सीरीज 20 टैक्सेशन इन सिक्योरिटी मार्केट। देख पा रहे सर आप लोग, जानकारी रख लो सर। मतलब मानो कि अगर आपको किसी बैंक में, किसी म्यूचुअल फंड कंपनीज में, आपको किसी इक्विटी सेक्टर्स में, ठीक है, जाना है, लेकिन सर हर कोई नहीं जा सकता। मतलब अगर आप चार्टर्ड CA CMA स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए अच्छा मौका है, अगर आप बीकॉम स्टूडेंट्स हो आपके लिए अच्छा मौका है। आप सिर्फ टैक्सेशन का कोर्स करके भी मार्केट में हाई डिमांड हो रहा है आजकल, क्योंकि इनके पास भी ऐसे लोगों का जरूरत है जिनको टैक्स का, जिसके पास टैक्स का नॉलेज हो। क्या सिखाते हैं ये देखो, बेसिक्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट तो जानना ही है, मतलब स्टॉक मार्केट तो आपको जानना ही पड़ेगा, साथ में आपको टैक्सेशन में कैपिटल गेन्स का नॉलेज लेना है, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम एटसेट्रा, अंडरस्टैंडिंग टैक्सेशन ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट, जिसमें इक्विटी, डेब्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, रियल एस्टेट फंड, ठीक है, अलग अलग जो म्यूचुअल फंड्स या अलग अलग फंड जो मार्केट में होता है उसका नॉलेज लेना है, और उसमें क्या टैक्सेबिलिटी है वो जानना है। तो ये बेसिकली ओवरऑल देखने जाओ तो ये कैपिटल गेन का पार्ट है, ठीक है। अब आपको इसी में सिर्फ स्टॉक मार्केट के बेसिस में आपको टैक्सेशन को बिल्डअप करना, और ये सीरीज 20 आप पास करोगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, तो 50 में पास है, ठीक है, 100 मार्क्स पेपर है, आप 75 आपको अटेंड मैक्सिमम आपको करना है, सॉरी 60 मार्क्स में पासिंग है सर, नेगेटिव मार्किंग इज देयर। सो एग्जाम लेवल हार्डर साइड में ही है सर, नो डाउट, ठीक है। तो आपका सिलेबस स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आप जो आप लोग जो कुछ भी पढ़ चुके हो ना या पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सब तो है ही। इसका सिलेबस स्ट्रक्चर यहीं पर मिलता है, ठीक है, मैं अगर बाद में मिलेगा तो आपको दिखा दूंगा। मतलब सैलरी, HP, ये सब जानना पड़ेगा बेसिक लेवल में, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चरल इनकम, ये सब चीज जानना पड़ेगा, बट आपका फोकस एरिया रहेगा कैपिटल गेन, ठीक है। तो आप सोचो, सिर्फ कैपिटल गेन करके, कैपिटल गेन का नॉलेज के साथ अगर स्टॉक मार्केट नॉलेज को गैदर कर दिया जाए तो आपके एक एक्स्ट्रा फेदर ऐड हो जाता है। तो रेडी रहिएगा सर, ठीक है। आप में से कुछ लोग थोड़ा सा जो समझते हैं बात को, ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, और जिसको भी स्टॉक मार्केट लेवल में ये करना है टैक्सेशन का, वो ये सब कर सकते हो। मैं आपको क्या बोला कि आपके फेदर में ये एक्स्ट्रा एडिशन हो जाएगा, और ये सब लाइसेंस है सेबी का, ठीक है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट, मतलब फ्लावर नहीं समझना है सर, दम है, ठीक है, दम है। एग्जाम इंडिया में हर बड़े शहर में होता है, जिनको पता है मैं एक बार बता दूं, हर बिग सिटीज में होता है, और ये आज टैक्सेशन क्लास पे तुम्हें थोड़ा बता दिया। कोलकाता जैसी सिटी में एवरी डे होता है एग्जाम, प्रिपरेशन लेने के बाद 15 डेज एटलीस्ट पहले सीट बुक करना पड़ता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ेगा आप लोगों को। और जॉब प्रोस्पेक्ट अच्छा है सर, ठीक है, मतलब अलग हुई थी, और CA में इंटरमीडिएट एक धांसू कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, और फाइनल के बाद तो आप अपना फील्ड के हिसाब से स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, ठीक है। मतलब 4 लाख 4.5 लाख का पैकेज तो आजकल मिल ही रहा है कम से कम, और एज ए फ्रेशर 3.5 लाख के आसपास स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और साथ में अगर किसी का CA में चल रहा है तो उसको आगे जाके बहुत फायदा होने वाला है। तो अब क्या बताऊं सर, बोलने के लिए बहुत कुछ है, बस जरूरी था, स्टॉक मार्केट रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, टैक्सेशन के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सर ये सब अंदर की बात है, खबर नहीं मिलता नॉर्मली, है ना, कैसे पता चलेगा 31 कोर्स में से क्या कोर्स करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, सर समझ में आया आप लोगों को? मैं थोड़ा आप लोगों को सब चीज जबरदस्ती सुनाता रहता हूँ, लेकिन क्या समझ में आ गया? प्लीज टेल मी, ईच एंड हाँ एवरी सर। चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सो डोंट आस्क मी सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सवाल ही मेरे को अच्छा नहीं लगता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सर हर चैप्टर से लाइफ बन सकता है, तो हम क्यों बाइफरकेट करें? अगर ईच एंड एवरी चैप्टर हमें करियर बनाने में हेल्प कर सकता है, BP का नॉलेज लेके आप किसी भी बड़े बिजनेस में टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो। सैलरी के नॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही बताया, सबसे पॉपुलर टैक्सेशन एक्टिविटी है, सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा लोग इसी को जानता है, ठीक है, क्योंकि टैक्स रिटर्न फाइल करना सैलरीड पर्सन का सबसे आसान भी है और सबसे पॉपुलर भी है। एंड टैक्सेशन और स्टॉक मार्केट में आजकल ये बहुत ट्रेंडी है,
बहुत पॉपुलर हो रहा है कैपिटल गेन, और अदर सोर्स का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल लेवल में भी इसका बहुत कदर है। मतलब आप सोचो ना, सिर्फ कैपिटल गेन के नॉलेज के ऊपर एक कोर्स बन गया। ठीक है, तो ऑलवेज बी रेडी फॉर एवरीथिंग। चलो मैं कुछ क्वेश्चन दिया था उसको सॉल्व करते हैं। देखो सर, सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक का जो हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शंस एरिया है, उसमें मैंने आपको लास्ट 7-8 क्लास में सारा सेक्शंस में ऑलमोस्ट बात कर चुका सर। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 23, सेक्शन 23 के अंदर भी 23 सब सेक्शन 2, 23 सब सेक्शन 4। ठीक है, फिर 24 का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 24 सब सेक्शन है, बहुत बार बार यूज होता है इसका। ठीक है, मतलब ये यूज होता ही होता है 24A एंड 24B, जिसमें मैंने आपको 24B से कुछ क्वेश्चन दिया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, किस तरह से इसको स्प्रेड किया जाता है। और एज ए टैक्स पेयर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का अगर आप ओनर हो, और अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बिल्ड करके अपने लोन का इंटरेस्ट भर रहे हो, चाहे वो सेल्फ ऑक्युपाइड हो चाहे वो लेट आउट हो तो उसका बेनिफिट पूरा मिलता है। और अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो उसका एक लिमिटेशन है 30,000 या मैक्सिमम 2 लाख का एक लिमिटेशन है, लेकिन बेनिफिट मिलता है सर। ठीक है, मतलब आप अगर घर बनाते हो, लोन लेते हो, उसका इंटरेस्ट भरते हो, तो यू कैन गेट बेनिफिट। ठीक है, जिसमें टैक्स में आपको बचत होता है, टैक्स में सेविंग्स होता है, और वो टैक्स सेविंग्स हर टैक्स पेयर्स चाहते हैं। ठीक है, हर टैक्स पेयर्स का खुशी का बात होता है कि भाई मेरा सेविंग्स हो रहा है, क्योंकि एक तरफ मैं इंटरेस्ट भी भरूंगा, एक तरफ मेरा टैक्स भी जाएगा, तो अगर कहीं तो थोड़ा बचा लो। तो सरकार का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा चलता है सर, अगर आप कोई मतलब कंस्ट्रक्टिव वे में अगर आप कोई खर्चा करते हो ना, कंस्ट्रक्टिव वे मतलब जो एक्चुअली आपका जरूरत का खर्चा है, तो अगर आप अपने जरूरत के लिए कुछ खर्चा करते हो, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी का नीड ही क्यों ना हो, या फिर जब आप लोग 80C से 80U पढ़ोगे, तब भी आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट हमें वही डिडक्शन देता है जो गवर्नमेंट हमें एक्चुअली एज ए सोशल सर्विस देना चाहता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप अपने बेनिफिट के लिए, अपने समाज के बेनिफिट के लिए, अपने देश के बेनिफिट के लिए, ठीक है, अपने फैमिली के बेनिफिट के लिए अगर आप कोई खर्चा करते हो, तो सरकार इस मैटर को बहुत 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 स्ट्रांग नजर से देखता है। और अगर आपका ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक प्रोविजंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ना, आप घर का लोन लोगे, उसमें इंटरेस्ट भरोगे, तो सरकार क्यों टैक्स छोड़ेगा? क्या लॉजिक है इसमें? आपका इंटरेस्ट भरना आपका काम है, आपने लोन लिया, इसमें टैक्स बेनिफिट देने का सरकार का क्या जिम्मेदारी था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था? जरूरी था क्या कि आपको 30,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे, आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उस पर आपको छूट देना जरूरी था? जरूरी तो नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टिव वे में इसको इसलिए देखता है क्योंकि ये गवर्नमेंट का भी एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है नॉर्मली, कि देश में सबका घर हो। ठीक है, देश में सबका घर हो। ठीक है, जब से ब्रिटिश छोड़ के गया, ये देश बनने में ही लगा हुआ है सर। ठीक है, क्योंकि बात सिर्फ ब्रिटिश का नहीं था, ब्रिटिश का 200-300 साल का जमाना था, उससे पहले भी हम लोग मतलब आजाद नहीं थे सर। ठीक है, इन्वेजन्स पे इन्वेजन्स, कोई ना कोई कंट्री कहीं ना कहीं हमें इन्वेट करके रखा था। अपने देश के अंदर भी राजा लोगों के बीच में लड़ाई था। ठीक है, तो सब कुछ मिला के लास्ट 500-600 ईयर्स इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कोई पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं था। आज भी भारत बहुत पॉजिटिव नोट पे है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मतलब जो पुराना भारत हुआ करता था, सोने की चिड़िया तो नहीं बना, बट बन सकता है। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट लेवल में फाइनेंशियल इनिशिएटिव, टैक्सेशन इनिशिएटिव्स, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है। 2008 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि सबका घर हो अमेरिका में। पता है आप लोगों को? 2008 में इकोनॉमिक फॉल हो गया था, मतलब इसको ना इकोनॉमिक क्रैश कहा जाता है। मतलब लेमन ब्रदर्स जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अमेरिकन फेडरल जैसे बड़े बड़े, मतलब आरबीआई, मतलब जैसे हमारे देश में आरबीआई है, ऐसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व कहा जाता है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व इतना मतलब मिसमैनेजमेंट हो गया था कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। क्या डिसीजन लिया था जानते हो? अरे आप लोग जानते हो ना, ओबामा आया था प्रेसिडेंट के हिसाब से। ओबामा से पहले कौन था? एनीवन, एनी आइडिया?
बराक ओबामा से पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन था? कौन बताएगा? सर बूश था, बूश। वेरी गुड सर, जॉर्ज बूश। वेरी गुड सर। जॉर्ज बूश का जाने का टाइम था, तो जॉर्ज बूश ने डिसीजन लिया था 2008-9 ऑनवर्ड्स, 8 मोस्ट प्रोबेबली। तो इसको तो वहां पर उसने डिसीजन लिया था फेडरल की तरफ से, आरबीआई, मतलब जैसे हमारे देश में आरबीआई है, कि भाई अमेरिका में किसी का घर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, सबका घर होगा। ये डिसीजन अमेरिका ले सकता है। क्यों? एक तो देखो सर, अमेरिका में पॉपुलेशन लो है, ठीक है, ऊपर से रिसेंट ट्रेंड में, मतलब लास्ट 200 ईयर्स में अगर वर्ल्ड में कोई भी कंट्री सबसे ज्यादा पैसा कमाया है तो अमेरिका है। तो ना क्वेश्चन इज दैट, तो फिर उनके लिए सोचना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पॉसिबल था। तो लेकिन जो डिसीजन इन्होंने लिया था अमेरिकन बैंक्स ने, ये बहुत प्रॉब्लम हो गया था। 33-35 करोड़ का पॉपुलेशन है अमेरिका का अप्रॉक्स, सभी का घर बनता है, कोई रेंट पे नहीं रहेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट था। लेकिन सर प्रॉब्लम ये था कि विदाउट एनी मॉर्गेज लोन मिला था, और मतलब 80% से ज्यादा लोग लोन फेल किया था, इंटरेस्ट नहीं भरा था, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था। मतलब अमेरिका का फेडरल खाली होते गया, फेडरल इतना खाली होता गया कि गवर्नमेंट का फंड डिटोरिएट होता गया। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था अमेरिका में, वो भी अपना फंड हटाने लगा। और फिर फाइनेंशियल फार्म के पास जो पैसा होता था, अमेरिकन बड़े बड़े कंपनीज के पास, लाइक लेमन ब्रदर्स, EY, JP मॉर्गन जैसे बड़े बड़े कंपनीज, इनके पास भी, ठीक है, धीरे धीरे फंड का लैग आने लगा। इनका जहां जहां इन्वेस्टमेंट था, ये भी अपना इन्वेस्टमेंट उठाने लगा। पूरा वर्ल्ड वाइड ना एक डिग्रेडेशन चालू हो गया था, एक सिंपल फाइनेंशियल डिसीजन में। और मेन कॉन्सेप्ट था हाउस प्रॉपर्टी। ये सब स्टोरी स्टोरी नहीं है, ये सब स्टोरी इकोनॉमी का लाइफ है, इकोनॉमी का जान है सर। सोचोगे तो बहुत बड़ा चीज धीरे धीरे बनेगा सर। शायद सबको मेरा बात करेंटली कनेक्ट करने में दिक्कत हुआ होगा, जिनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज प्रॉपर नहीं है अभी भी, जिनको स्टॉक मार्केट या मार्केट का अंदाजा उतना नहीं बना है, उनको थोड़ा समय लगेगा। लेकिन सर ये सब बात सुनने का आदत डालो, इकोनॉमिकल फंक्शंस को समझने का आदत डालो, क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत मैटर करता है। तो मेरा कहने का मतलब इतना था कि अमेरिका जैसा इतना डेवलप इकोनॉमी भी अपने कंट्री में सबको घर देने का बात करता है, तो इंडिया जैसा गवर्नमेंट भी तो यही चाहेगा, सबको घर मिले। आपको पता है इंडिया में एक योजना चला था 2021 31 मार्च तक, प्रधानमंत्री आवास योजना, पता है आप लोगों को? एक योजना चला था, प्रधानमंत्री आवास योजना, ताकि सबका घर हो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में। स्पेशली 3 तरह का लोगों के लिए हुआ था, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप। এটাতে তো हाँ बोलो। সেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনাতে তো স্যার 2.5 লাখ টাকা অব্দি স্যার লোন দিলে সেটা থেকে তো আবার ব্যাংক থেকে টাকা ঢোকে তা यस, ওটা सब्सिडी তো भी मिलता है, यस सब्सिडी भी সাবসিডি दिया गया, सब्सिडी भी मिलेगा और हाउस लोन इंटरेस्ट पे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, अगर आप गरीब लोग हो जिसका एनुअल इनकम 3 लाख से कम है, मतलब जो टैक्सेबल इनकम में नहीं आता, उनके लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी। जिनका एनुअल इनकम बीच में है, 5 लाख से 6 लाख के बीच में है, उनके लिए भी सब्सिडी था। लेकिन अभी सिर्फ सिर्फ वीकर सेक्शंस के लिए है और गांव के लिए है, सिटी का जो স্যার এই अर्बन। 2.5 লাখ টাকাটা স্যার একটা আছে हाँ बोल। এই যে স্যার 2.5 লাখ টাকা যেটা ঢোকে স্যার সেটাতে কোনো ইন্টারেস্ট চার্জেস মানে যেটা ব্যাংকে থাকে না লোন প্লাস ইন্টারেস্ট মানে প্রিন্সিপালের সাথে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টে কোনো কিছু ধরে না শুধু প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট টাকা মাইনাস করে দেয় 2.5 লাখ টাকাটা থেকে हाँ हाँ, 2.5 लाख को नहीं करेगा, 2.5 लाख का सिर्फ प्रिंसिपल माइनस करेगा। হ্যাঁ ठीक কোনো है, ইন্টারেস্ট ধরেই না ওর উপরে কোনো কিছু क्योंकि वो तो, हाँ वो तो इसका इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं करता ना। ठीक है, সেটা তো सब्सिडी है। তাহলে ট্যাক্সেবল তো ইয়েও হবে না যে সাবসিডি দিচ্ছে গভর্নমেন্ট सब्सिडी तो हाँ, वो टैक्सेबल नहीं भी होता है। ठीक হ্যাঁ है, হ্যাঁ तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सर, कि ये जो गवर्नमेंट इतना सारा बेनिफिट हमें देता है, कभी आप सोचा करो, मतलब सिर्फ सॉल्व करे जा रहे हो, सॉल्व करे जा रहे हो, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि भाई गवर्नमेंट क्यों देता है, थोड़ा सोचने में क्या जाता है। दिन में कितना समय इधर उधर हम लोग वेस्ट करते हैं। हाँ, यूट्यूब में फालतू का वीडियोस देखते रहते, जैसा लगता है कि क्या तीर मार रहे हैं हम लोग बैठे बैठे। हाँ, ठीक है, हंसी करते हैं, ठिठोरा लेते हैं। मतलब मैं ठिठोरा लेने में कोई बुराई नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आप लोगों को हंसी मजाक का टाइम मिलेगा, स्टूडेंटशिप चले जाए
थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ साथ, थोड़ा सा हंसी मजाक के साथ साथ थोड़ा सीरियसली सोचने का भी टाइम है सर, ठीक है? तो वो सोचिए। तो आप लोग देखिएगा कि ये प्रोविजंस ना कोई थ्योरी या रूल नहीं लगेगा। प्रोविजंस के पीछे का कारण भी आपको पता चलना चाहिए कि आखिर गवर्नमेंट ने 30% ऑफ एनएवी क्यों दिया, आखिर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल करके उसका लोन का इंटरेस्ट का बेनिफिट क्यों दिया, ठीक है? इट्स जस्ट लाइक दैट। जो आपने आपको मैंने अभी अमेरिका का स्टोरी सुनाया ना, स्टोरी नहीं है, रियल हकीकत था ये, मतलब रियलिटी है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी चाहता है कि सबका घर हो, और घर बनाने के लिए आपको ये सब बेनिफिट मिलता है। इसी के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का भी बेनिफिट मैंने आपको सिखाया भी था, तो कुछ होमवर्क भी मैंने दिया था। ऐसा हर सेक्शंस का कुछ ना कुछ मतलब होता है, नॉट जस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी, इन ईच एंड एवरी सेक्शन इन इनकम टैक्स। ऐसे ही नहीं हो जाता। इसको समझने के लिए ना आपका इनर सेंस का बिल्डअप होना जरूरी है। और ये इनर सेंस कैसे बिल्डअप होगा? रातों रात हो जाएगा क्या? अरे नहीं सर, रातों रात दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हर चीज डिसिप्लिन से बनता है। अगर आप इकोनॉमिक्स को समझोगे, अगर आप देश को समझोगे, तो आप इनकम टैक्स को भी समझ जाओगे। सर क्या बात करते हो, देश को समझेंगे तो इनकम टैक्स समझ जाएंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल समझ सकते हैं। जोड़ो तो सही, हर चीज जुड़ा हुआ है, हर चीज जुड़ा हुआ है। देखने का नजरिया होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं नजरिया बदलो, हर चीज बदल जाएगा। चलो सर, होमवर्क सॉल्व करते हैं, मतलब आसान हो जाएगा। ओके। अच्छा विश्वजीत, विश्वजीत काफी मेरे को परेशान कर रहा था सर, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का क्या है? कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था? ये वाला ना? अरे बताओ सर, आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? 1 मई 2016, ये वाला था ना? किसी का कोई आवाज नहीं है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कनेक्टेड हैं आप लोग? किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। पिंकी, ज्योति, पंकज, रोशनी, शवनीता, विश्वजीत, शिवम, शुभजीत, कनेक्टेड हो? यही वाला था ना जो मैंने है सर। होमवर्क के लिए दिया था? बस यही तो पूछ रहे हैं सर। क्या विश्वजीत को मेरा आवाज नहीं आ रहा है? विश्वजीत कोई आवाज नहीं दे रहा है। शालिनी, शालिनी का भी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज दीजिएगा थोड़ा सा, तो फिर मुझे लगता है हाँ मैं जिंदा हूँ। अच्छा, याद है ना सर, रूल याद है ना कि आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए स्टार्टिंग डेट ढूंढना है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए स्टार्ट से एंड डेट ढूंढना है, कितना दिन का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है? और फिर स्टेटमेंट में आपको उसको इंटरेस्ट का हिसाब मेंशन करना है। तो बस यही क्वेश्चन था। अच्छा, अच्छा, एंट्री, ठीक है चलो करते हैं। आप लोग के पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो मैं बार बार और क्वेश्चंस पे नहीं जाऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व कराऊंगा। इलस्ट्रेशन क्या होगा? इलस्ट्रेशन 1 2 3 4, चार होगा, शायद चार, जो भी है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बोलो सर। संपद बोल, कौन सा था? 1/5/2016।
1 मई 2016 और इधर हो गया 22, 16 से 22, 16 से लेकर 22। IDFC का होम लोन था 12%, IDFC था। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 20 जनवरी 2022 को था। अच्छा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 20 जनवरी 2022 को था। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस फॉर प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। यही वाला था ना सर? क्या आंसर आया इसका, या फिर इसका आंसर हो गया था? मुझे तो স্যার लग रहा এলো है হচ্ছে, হ্যাঁ এলো হচ্ছে 2,38,000 আর এসও হচ্ছে 2 লাখ। এটার অ্যান্সার 2,38,000। क्या सबका ही आंसर आया 2,38,000? और किसी ने ट्राई किया तो बोलो ना। विश्वजीत तो किया था, विश्वजीत का जवाब नहीं आ रहा है, विश्वजीत कुमार का। डेट ऑफ बोरोइंग 1 मई 2016, सर 1,18,000। 1,18,000। सर एलओ 238 और एसओ 2 लाख। अच्छा, मतलब ज्योति का जवाब और इसका शुभजीत पॉल का आंसर सेम आया। सर इसमें एलओ और एसओ क्या होगा? एलो और एसओ, एलो एसओ बोलो। ठीक है, सब देखते हैं। विश्वजीत क्या बोला, मैं समझ में नहीं आया। एलो एसओ क्या बोला? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इसका प्री कंस्ट्रक्शन का डेट क्या रहेगा और पोस्ट का डेट क्या रहेगा? सर प्री पहले मिलता है कि पोस्ट पहले मिलता है? पहले हम ये देखेंगे कि मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, तो पोस्ट से स्टार्ट करना चाहिए सर। ऐसे ही सिखाया था ना सर? अगर आप पोस्ट डेट को फाइंड आउट कर लेते हो तो आपको प्री डेट ढूंढना इजी हो जाता है। तो पोस्ट डेट क्या होगा? पोस्ट का स्टार्ट और पोस्ट का एंड। এক 4 21 21-22 मतलब 14-21 से लेके 31-3-22 14-21 से लेके 31 मार्च 22। यही हो गया ना स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो सर जो पोस्ट का स्टार्ट होगा वही प्री का एंड होगा। तो प्री का एंड जस्ट इसका पिछला दिन होगा, मतलब जस्ट पीछे वाला दिन। तो एंड क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2021। और प्री जो होगा वो बेसिकली जो स्टार्टिंग डेट है वही है ना, तो स्टार्टिंग डेट है वही होगा ना। तो स्टार्टिंग डेट क्या था इसका? डेट ऑफ बोरोइंग का क्या स्टार्ट था? डेट ऑफ बोरोइंग देखो, जिन लोगों का ये वाला क्लास मिस था उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। डेट ऑफ बोरोइंग 1 मई 2016 था। डेट ऑफ बोरोइंग 1 मई 2016 था। तो 1 मई 2016 से लेके मतलब ये मेरा हो जाएगा स्टार्ट डेट, प्री का स्टार्ट डेट 1 मई 2016। तो हमारे पास टाइम क्या बच रहा है, मतलब क्या क्या इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन का 16 से लेके चलो एंड तक। तो मेरे पास जो टाइम बचता है, मतलब जो अवेलेबल पीरियड है, उसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज द 16-17 पीरियड,
17-18 पीरियड, 18-19 पीरियड, 19-20 पीरियड एंड 20-21। हाँ सर, ठीक है ना? 20-21 ये हमारे मिल गया। अच्छा, ये फर्स्ट में से है तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना? 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट में 2000 मतलब 16-17 में इंटरेस्ट मेरा कितना दिन का लगेगा, कितने मंथ का लगेगा? मैंने लोन जो लिया था 10 लाख का लोन था, 12% इंटरेस्ट था। कॉन्सेप्ट वही है, आईडीएफसी से लिया था। 59 divided by 12. 59 क्यों? मैं तो सिर्फ ये वाला पूछा सर। 59 तो मैं समझ गया, तुम पूरा बता रहे हो। 16-17 में कितना 11 मंथ है ये पूछ रहा हूँ। 11, 11. क्योंकि मई से स्टार्ट हुआ है ना सर, तो मई से लेके मार्च तक कितना टाइम पीरियड होता है? फर्स्ट में 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक 11 मंथ होता है। 17-18 में पूरा साल चला, 12 मंथ्स। यहाँ पर फिर से 12 मंथ्स, ये भी 12 मंथ्स एंड दिस इज ऑल्सो 12 मंथ्स। तो कुल मिला के आपका 1 2 3 4 12 इंटू 4 48 एंड 48 प्लस 11 59। तो 59 मंथ्स आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा प्री पीरियड का। सो आपका 10 लाख का लोन है, 12% का इंटरेस्ट है, तो 59 मंथ्स को डिवाइड कर देना है 12 मंथ से। तो मेरा कितना पड़ जाएगा सर? 5,90,000. 5,90,000। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, है ना? रूल क्या कहता है? आखिर रूल क्या कहता है कि इंटरेस्ट का क्या हिसाब करें? सर इंटरेस्ट का हिसाब ऐसा हो कि अमोर्टाइज इन 5, मतलब जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होता है उसको अमोर्टाइज करना है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट 4 ईयर। ठीक है, starting with the year in which construction is completed and next 4 year, and post construction period is start from the year in which construction is completed। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना ये जो इंटरेस्ट का हिसाब है इसको चुकाना चाहिए। तो आपको 5 साल में इसको अमोर्टाइज करना है। ठीक है, अमोर्टाइज का क्या मतलब होता है? अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे राइट ऑफ करना। ठीक है, तो ये राइट ऑफ का कॉन्सेप्ट में काम करें, ये सब अकाउंटेंसी में सिखाया जाता है सर। ठीक है, जैसे जैसे किसी का बिजनेस में गुडविल होता है तो हम लोग उसको अमोर्टाइज करते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें मेरा इंटरेस्ट को अमोर्टाइज करने का मौका देता है, बट एक बार में पूरा नहीं देता। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर, ये मेरा सवाल है आप लोगों से कि सर ये 5,90,000 का अमाउंट एक ही बार में अगर मैं शो कर देता इनकम टैक्स में, मेरा हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन में मेरा एक्सपेंस शो कर देता, तो क्या प्रॉब्लम होता? 5,90,000 का इंटरेस्ट है, मैं 5,90,000 एक ही बार में ले लूंगा, प्रॉब्लम क्या है इसमें? इंटरेस्ट ही तो है, मेरा ही तो इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट इसको 5 साल में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्यों बोल रहा है? वो भी बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ सर? 2021 को, सॉरी 21-22 को, है ना सर? तो 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 एंड 25, 26। गवर्नमेंट कह रहा है आपको कि इस 5 सालों में ये वाला अमाउंट को अमोर्टाइज करें। कितना हो जा रहा है? 1,18,000। कितना हो जा रहा है सर? मेरा 1,18,000 आ रहा है, आप लोगों का कितना आ रहा है सर? 5,90,000 को 5,90,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, 1,18,000 आया, 1,18,000 करके मैं ईच ईयर अमोर्टाइज करूंगा। मेरा आपको क्वेश्चन है कि सर एक बार में अमोर्टाइज करते तो क्या प्रॉब्लम होता?
चुप मत रहो, जो समझ में आ रहा है बोलो। गलती होने के डर से जो गलती नहीं करते वो जिंदगी में कभी नहीं सीखते, ठीक है। স্যার 5,90,000 তো बोलो। 5 বছরের একটা মিলিয়ে লোন, তো ওটাকে আমি 1 বছরে করবোই বা কেন? তো দ্যাটস আমি 1 বছর মানে প্রতি বছরে 1,18,000 করে দিয়ে যাবো। हाँ, ये गुड लॉजिक है सर, ठीक है। ये 5 साल का, लेकिन ये जिस जिस साल हो रहा है उस साल में तो नहीं भर रहे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका बेनिफिट हमको मिलेगा, ठीक है। 2-3 पॉइंट है। एक जो पॉइंट शुभजीत ने बोला, वेरी गुड पॉइंट सर, कि एक तो ये 5 साल का है तो मैं 1 साल में क्यों भरे। दूसरा पॉइंट है, अगर आप भर भी देते ना, गवर्नमेंट आपको भरने नहीं देता, क्योंकि आपका लॉस इतना ज्यादा हो जाता, गवर्नमेंट को टैक्स ही नहीं मिलता, है ना। क्योंकि इसमें आपका इनकम कम हो जाएगा तो आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगा या फिर लॉस में चला जाएगा, तो गवर्नमेंट आपको ऐसा करने नहीं देगा। इसलिए गवर्नमेंट इसको साइंटिफिक वे में, मतलब उसको भी थोड़ा मिले, आपको भी बेनिफिट रहे, सारा चीज देख के एक बैलेंस करके आपको आपका खर्चा को माइनस करने का, अमोटाइज करने का मौका देगा, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन सर, वेरी गुड सर। ओके, थिंक लॉजिकली एंड स्मार्टली। तो ये हो गया मेरा प्री कंस्ट्रक्शन का। पोस्ट का क्या करें, पोस्ट का क्या करें। दस लाख का है, 10 लाख का 12% पूरा साल का मिलेगा 1,20,000, सही ना सर। 21-22 का तो 1,20,000 और इधर 1,18,000, ठीक है। तो दोनों मिला के हो जाते हैं 2,38,000। सही बोला जिन लोगों ने भी 2,38,000 का जवाब दिया। अब इसको शो कैसे करना होता है सर, इसको कैसे शो करना होता है सर। इसको शो करने का जो तरीका होता है वो होता है सर, जब हमें हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन का मौका मिलता है, प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसमें आपने जीएबी पर्टिकुलर देना है और एक लेट आउट प्रॉपर्टी और एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी बिल्डअप करना होता है। तो आपका जो भी जीएबी आएगा, जीएबी तो आपका लेट आउट का कुछ होगा, एसओ का नील होगा, फिर वहां से आप एम टैक्स को लेस करोगे तो आपको एलओ का भी कुछ टैक्स होएगा, एसओ का नील होता है, बिकॉज जिसका जीएबी नील है उसका टैक्स भी नील होगा। फिर आपको एनएबी मिलता है, फिर उस एनएबी में एलएबी का इसका कुछ आएगा, इसका नील होगा। इसके बाद आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस दोगे। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आप कितना भरते हो, @ 30%। एलओ का जितना आएगा उसका पूरा 30% आ जाएगा, इसका नील होगा। और अब खेल आता है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में आपका प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन दोनों मिला के कितना हुआ, इधर आपका हो गया 1,18,000, इधर आपका हो गया 1,20,000, दोनों मिला के आपका हो जाता है 2,38,000। लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जितना इंटरेस्ट भरा जाता है पूरा का पूरा इंटरेस्ट माइनस करने का मौका मिलता है। बट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में कंडीशन आता है सर, कंडीशन चेक किया जाता है। कंडीशन चेक किया मतलब अगर क्या लोन 1499 के बाद का है, क्या लोन कंस्ट्रक्शन के लिए का है, क्या लोन लोन लेने के 5 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया गया। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो मैक्सिमम 2 लाख तक आप ले सकते हो। तो इन दिस केस ये सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए इंफॉर्मेशन तो किसी के लिए भी पूरा नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट इनको मिल सकता है। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। मैक्सिमम 2 लाख तक का बेनिफिट आप ले सकते हो अगर सारा कंडीशन फुलफिल करे तो। कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है। सेल्फ ऑक्युपाइड का बात कर रहा हूँ सर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड में आप मैक्सिमम 2 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में। अगर आपने घर बनाने के लिए लोन लिया या फ्लैट खरीदने के लिए लोन लिया, लोन लेने के लिए आपने मतलब सॉरी लोन लेने के 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट या एक्विजिशन कंप्लीट किया, ठीक है, और लोन 1499 के बाद का है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है मैक्सिमम 30,000 की जगह आपको 2 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा एज पर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, ठीक है। तो ये है एसओ का। बाकी एलओ में जितना भरोगे उतना मिलेगा, जितना भरोगे उतना मिलेगा, बट
हिसाब डिस्ट्रीब्यूशन प्री और पोस्ट के हिसाब से होगा। बोलो सर, ये सबको क्लियर है? आंसर ऐसे ऐसे मुझे सभी से सही मिला था जो लोग मुझे आंसर अभी दिया। ठीक है, वेरी गुड सर। স্যার हाँ বলছি যে बोलो सर। লোন নেওয়ার 5 বছর মানে কি ডেট অফ বরোইংস এর থেকে 5 বছর ক্যালকুলেট করতে হবে? लोन नियर 5 बছর, हाँ मतलब जिस दिन से लोन लिया उसके बाद से 5 साल, जैसे इस केस में हुआ है ना। देखो 16-17 से लोन लिया है ना, तो 16-17 के बाद 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, ठीक है, ठीक है, 20-21, तो बेसिकली आपका फुलफिल हो जा रहा है ना। मतलब 5 साल के अंदर जिस जिस साल लोन लिया उसके बाद का 5 साल, मतलब अगर 16-17 में लोन लिया आपने तो नेक्स्ट 5 years 17-18, 18-19, 19-20, 21-22 एंड 21, हाँ 21-22, मतलब 31 मार्च 22 के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना चाहिए था। तो और ये 5 साल के अंदर हुआ है, तभी आप 2 लाख ले सकते हो। अगर मानो कि 23-24 चला जाता तो फिर आपको ये 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, হ্যাঁ স্যার। तो बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या बोलूं सर, सबसे मतलब इंटरेस्टिंग और सबसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट है सर, बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे, इसीलिए थोड़ा मैं ज्यादा ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, और एक इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क था, उसका करें। डेट ऑफ बोरोइंग क्या था एक बार चेक करते हैं। चला सर, डेट ऑफ बोरोइंग था 1 अगस्त 2016, 10 लाख का ही लोन था, 12% था, एक्सिस बैंक में था। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन था 10 सितंबर 2020। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन हुआ 31 December 2022। Calculate the entire interest eligible for deductions for previous year 21-22 and assessment year 22-23। हुआ सबका? सर किया आप लोगों ने ये वाला? স্যার এলো হচ্ছে 2 লাখ 8 আর এসও 2 লাখ। 2,08,000 और 2 लाख, बाकी 2 क्या मुझे और lakh किसी हाँ बोलो। 2,08,000 LO और SO 2 lakh। अच्छा, एनीवन सर? 2,08,000 और 2 लाख। 2,08,000 और 2 लाख, पता नहीं सर, मुझे भी नहीं पता, चलो सॉल्व करते हैं। डेट ऑफ बोरोइंग 1 अगस्त था ना 2000, तो पहले वाले में 88,000 आ रहा है क्या? पहले वाले में 88,000। अभी तो कुछ और बोला। 88,000 पे 1,20,000 डाल दिए थे तो 2,18,000। अच्छा ठीक है, देख सर चलते हैं। 1/8/2016, ठीक है, 1 अगस्त 2016 में आपने बोरो किया था, ठीक है। तो इसका प्री एंड पोस्ट को पहले मेंशन करते हैं। प्री पोस्ट, सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ वही मुझे चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 20-21। 10 सितंबर 2020, तो 20-21 में हुआ ना। हाँ 2021 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, तो अगर इसका स्टार्ट डेट क्या है 1 अप्रैल 2020, एंड डेट क्या होगा 31 मार्च 2021, ठीक है। इसका जो स्टार्टिंग है, पोस्ट का जो स्टार्टिंग है, प्री का वही एंड होगा, तो प्री का स्टार्ट प्री का एंड। प्री का एंड हो जाएगा 1 अप्रैल, तो 31 मार्च 2019। डेट का कैलकुलेशन से थोड़ा ध्यान में रखिएगा सर। स्टार्टिंग डेट क्या है जो डेट ऑफ बोरोइंग का टाइम है 1 अगस्त 2016, ठीक है, चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। 16, 17, 17, 18,
18 19 और कुछ 18 19 19 में ही तो खत्म हो रहा है सर। 1920 19 20 भी आएगा क्या? 31 मार्च सर 2019। क्योंकि पोस्ट वाला तो मेरा 20-21 जा रहा है, तो फिर 1920 आएगा ना प्री में। नहीं प्री पीरियड कब खत्म हो रहा है? ओ सॉरी, ये 20 होगा ना, मैं तो ये गलत लिखा। हाँ तो बोलो तो सर, मैं इसको गलत लिखा ना सर। 1420 मतलब ये 31 मार्च 20 होगा। देखा, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, तो ये 19-20 हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब 19-20 तक आएगा। वेरी गुड सर। तो 16-17 में मेरा कितना महीने का टाइम है? 1 अगस्त से लेके 8 में 8 महीना, अगस्त से लेके मार्च तक। वेरी गुड सर। ये 12 महीना, ये भी 12 महीना, ये भी 12 महीना, तो कुल मिला के मेरा टोटल 44। 44 मंथ्स का टाइम पीरियड है। वेरी गुड सर। तो मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन 10 लाख पे कैसे होगा? 10 लाख इंटू 12% इंटू 44 होता है 44/12 मंथली हिसाब है। तो कितना अमाउंट आ रहा है सर? 4,40,000 88,000। 4,40,000 না ওটা বাই 5 করে হবে। হ্যাঁ এটা বাই 5 করলে 88,000। कोई मुझे बोला 88, 4,40,000। 4,40,000 4,40,000 इसको डिवाइडेड बाई 5 करने से 88,000 88,000। अब इसको क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना 88,000 को। कब से कब तक जाएगा? 2020-21 से 2024-25। जब से कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उस साल से लेके, है ना। प्रोविजंस क्या बोलता है? स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड एंड अपकमिंग 4 ईयर। तो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है सर? 2021 में। तो आपका ये 88,000 अमोर्टाइज कब से कब तक जाएगा? 20-21 में दिखाओगे, 21-22 में दिखाओगे, 22-23 में दिखाओगे, 23-24 में दिखाओगे, 24-25 में दिखाओगे। 88 करके, 88 करके, 88 करके, 88 करके, इस तरह से आपको इसका अमोर्टाइज करना है। सर और करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है एज पर आवर क्वेश्चन में कौन सा फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेट करने बोला था? 20-21 का कि 21-22 का? बोलो सर सर। यहाँ पे जो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन दिया उसका कोई काम नहीं है? सर जब जरूरत होगा तब ना लेना है। रीपेमेंट ऑफ लोन कब 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 रीपे किया? 31/12/2022। सर 2022 में रीपे किया। ठीक है, 21 दिसंबर 2022 को रीपे किया। अब बोलो इसका क्या काम करे? मतलब 21-22 में इनका जो लोन का हिसाब है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर हो गया, है ना। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन 20-21 में हो गया। अब हमें चाहिए 21-22 का हिसाब। तो 21-22 में सेकेंड डेट क्या था? 31 दिसंबर 2022। मतलब ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल सर ये 21-22 वाला है। 2021-22 में स्टार्ट हुआ था। तो आपने लोन रिपे किया 21-22 में। तो आपका 1 अप्रैल 2021 से लेके, नहीं सॉरी, 1 अप्रैल 2022 असेसमेंट ईयर 22 हो गया क्या ये? 31 सर 31/4/2022, 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023, 22-23। एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड बच्चा। हमें प्रीवियस ईयर 21-22 का हिसाब लगाना है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जो पेमेंट होगा उसी का मुझे हिसाब लगाना है। तो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या रखता हूँ? तो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर मैं इसको 22 करके, थोड़ा गलती हो गया लग रहा है, ज़्यादा हो गया टाइम। इतना टाइम देने से तो कैलकुलेशन मैच नहीं करेगा।
डेट ऑफ कंप्लीशन 10/9/2020 में हुआ है और रीपेमेंट ऑफ लोन 22 में हो रहा है 31 दिसंबर 2000 2020। अगर इसको 20 ही रखेंगे तो डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन 31 दिसंबर 2020 को ही होगा तो फिर आपका एक सेकेंड सर, इसको अगर बाद में करें मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट के बाद में रीपे करें फर्क नहीं पड़ता है। 2021 में अगर मैं इसका 31 दिसंबर 2021 में अगर मैं 21 में 2021 तो अगर मैं 20 कर देता हूँ, इसको अगर मैं 20 कर देता हूँ तो 2021 में मेरा कितना होता है? फिर इसको 20 करो तो इसको 20 करके बताओ तो 31 दिसंबर 2020 को अगर आप रीपे कर देते हो, थोड़ा सा डेट का कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हुआ है सर। डेट का कैलकुलेशन मेरे से थोड़ा गड़बड़ है। 31 दिसंबर 2020 को अगर रीपे कर देते हो तो क्या होता है एक बार मुझे बताओ। मतलब आपका लोन 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 2020 तक का आपका हिसाब होगा और ये यहाँ पर भी थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आपका हो जाएगा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आपका हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2021, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21-22। तो आपका ये हिसाब सही बनेगा सर। नहीं तो घर का तो कंप्लीशन हो जाएगा फिर आपका पोस्ट और प्री का हिसाब मैच नहीं कर पाएगा। अब इसको करो सर, अब इसको करो 2021 के हिसाब से इसको सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर 2021 के हिसाब से। सॉरी सर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिस्टेक था। मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज दैट कि पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले ही आपने लोन रीपे कर दिया सर, ठीक है, लोन रीपे कर दिया, डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया। तो आपने 10 लाख पे 10 लाख पे 12% रेट पे 10 लाख पे 12% रेट पे 9 महीना, अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ्स होता है ना, तो 9/12 कितना कितना इंटरेस्ट भरोगे बोलो सर। एंड तक तो नहीं जा रहे ना बिकॉज 9 मंथ्स में ही खत्म हो रहा है। तो आपका ये 90,000। आपका ये एंड डेट जो है सर, ठीक है, आपका जो एंड डेट 31 मार्च ही है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का एंड डेट तो वही है, लेकिन दिसंबर में आपका DORL हो जा रहा है, ठीक है। तो आप 90,000 का भर रहे हो सर, 90,000 का, ठीक है, 90,000 का भर रहे हो। तो 2021 में आपका 88,000 का प्री का और 90,000 का पोस्ट का, ठीक है, 90,000 का पोस्ट, क्योंकि आपका कंप्लीशन हो जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर से आपको सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इतना ही देना पड़ेगा, बाकी पोस्ट का जो चलेगा उसके हिसाब से देना है, ठीक है। 21, 22, 22, 23, 23, 24 ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये जो डेट था ये थोड़ा 20, 21 एंड 21, 22 कर लो तो आपका कैलकुलेशन सुविधा हो जाएगा सर, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता कि आपको प्रीवियस ईयर 21-22 में कितना देना है तो आपका जवाब होता सिर्फ 88,000, ठीक है, 90 नहीं आता। अगर अगर बाई चांस ये क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस ईयर 2021 की जगह प्रीवियस ईयर 21-22 भी देता तो इन दैट केस आपका हिसाब क्या हो जाता, आपका हिसाब हो जाता सिर्फ 88,000 का हिसाब होता। मतलब 90,000 तो 2021 का हिसाब है, ठीक है, तो 21-22 में तो सिर्फ 88,000 ही आएगा। बात समझे। लेकिन जब मैंने आपको 20-21 दे दिया तो इसका हिसाब आपका 88 और 90 हो जाएगा। सर कैलकुलेशन समझ में आया ना, बोलिएगा सर।
एनी डाउट तो पूछ लीजिए, किसी को कोई डाउट है क्या? सर विश्वजीत 2021 में 1,78,000। 2021 में बोल, बोल सर बोल, क्या हुआ? सर आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। अभिषेक दिलीप, अगर साउंड कट रहा है तो फिर मुझे मैसेज कर। सर बोला प्री और पोस्ट मिला के 178 आ रहा है। अच्छा अच्छा, आंसर बोल रहा है, ठीक है। 2021 में ना, ये प्रीवियस ईयर आप 2021 करो सर, ठीक है, एंड असेसमेंट ईयर को 21-22 करो। सर अगर बाई चांस आप क्वेश्चंस में सिर्फ 2020 मतलब 21-22 प्रीवियस ईयर होता तो भी आपका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो उस केस में आपको थोड़ा संभाल के जवाब देना पड़ता पर्टिकुलर में और एलओएसओ में। इसमें आपको बस एक चीज देखना पड़ता है, जो भी आपका एनएवी होता है, एनएवी से आप क्या करोगे, इसका तो नहीं होता है, यहाँ से आप स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे दोगे, है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शंस एट द रेट 30%, ये तो आपको देना ही है। इसके बाद जब आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल करते हो, जब आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल करते हो, अगर 2021 का केस है तो आपका दोनों मिलके आएगा, मतलब 88 और 90 दोनों मिलके होगा, ठीक है, 88 प्लस 90। बट ही सेम क्वेश्चन होता और अगर प्रीवियस ईयर 2021 के जगह 21-22 होता तो आपका सिर्फ 88 आता। क्यों? बिकॉज पोस्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया था, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन हमारे इस क्वेश्चंस में 21-22 2021 मैंने दे दिया, ठीक है, तो आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा 88 प्लस 90, कितना बोला सर? 178। यस सर। 1,70,000। और एसओ का क्या करें, 5 साल के अंदर हुआ है कंप्लीट? यस हो गया ना? 88,000। नहीं नहीं, एसओ का 88,000 क्यों 88 क्यों? सर, क्योंकि 2 लाख तक जा सकता है मैक्सिमम, तो 2 लाख थोड़ी 88 के बाद। पहले वाला क्वेश्चंस में हम लोग मैक्सिमम तो फिर 2,38,000 था, वो अच्छा 2,38,000 था, तब हम लोगों ने 2 लाख लिया था, ऐसा है क्या? नहीं, 1,18,000 था, प्री पोस्ट मिला के था, मतलब ये ऐसा नहीं है। सेल्फ ऑक्युपाइड 178। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको मैक्सिमम, मतलब एक्चुअली इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जस्ट मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन एलो के लिए ही है, ठीक है, बट एसओ के लिए आप देख लीजिएगा कि मैक्सिमम कितना मिल सकता है, कितना लोन आप एसओ के लिए दिया। तो अब क्योंकि 5 साल के अंदर हुआ है, मैक्सिमम 2 लाख मिल सकता है, बाकी क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है उस पर डिपेंड करता है कि सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए उसने कितना इंटरेस्ट भरा है, ठीक है। जितना भी भरेगा मैक्सिमम जितना लिमिटेशन है उसके हिसाब से मिलेगा, मतलब 2 लाख तक जा सकता है एज पर अवर करेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है सर। बट दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। अच्छा, और एक क्वेश्चन था, डेट ऑफ बोरोइंग 15 अप्रैल 2015, 15 अप्रैल 2015, और आपका था 10 लाख का था, रेपको होम फाइनेंस था। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 15 ऑफ जुलाई 2022। हाँ सर, 22 में कंप्लीट हुआ। रीपेमेंट ऑफ लोन 5 लाख का 31 दिसंबर 2020 में हो गया। इसका क्या होगा जनाब वाली, बोलिए। इसका डेट सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है डेट में, बस आप लोग जवाब दीजिए। 1,79,000 is কত এসছে? 1,79,000। 1,79,000। 1,79,000। बाकी और किसी का? মনে হয় ভুল एनीवन হয়েছে, सर? দেখতে হবে। बाकी किसी का जवाब सर प्लीज बताओ। Sir, ठीक है सर, हाँ बोलो सर।
1,21,667. 1,21,667। हाँ अरे एसओ में 2 लाख। मैक्सिमम वो एसओ का ठीक है, देख लेते हैं, लेकिन एलो का ही मेनली चाहिए सर। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो चलो सर, सॉल्व करते हैं उसको। सर बोलो। एलो का 1,66,667, 1 उसके बाद 4,6 उसके बाद 7। ओके ओके ओके, चलो देखते हैं सर, चेक करते हैं। 15 अप्रैल 2000 कब लिया सर लोन? 15 अप्रैल 2015। अप्रैल 2015। चलो बढ़िया है। पोस्ट और प्री चाहिए हमें। प्री पोस्ट। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन डीओसीसी है 15 जुलाई। हाँ सर, 15 जुलाई 2022। और DORL कब है? December 31, 2020। चलो, यही सब इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करेगा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने। तो प्री पीरियड का स्टार्ट चाहिए, एंड चाहिए। पोस्ट का भी स्टार्ट चाहिए, एंड चाहिए। ठीक है सर, कब कंप्लीट हुआ है घर? घर बनाना कब कंप्लीट हुआ है? 21-22। हिसाब क्या बता रहा है? 15/7/22। 22-23 22-23 मतलब स्टार्टिंग डेट इज 1/4/2022, एंड इज 31 मार्च 2023। तो जो इसका स्टार्ट है, इसका एंड क्या हो जाएगा? 31 मार्च 2022। स्टार्टिंग डेट क्या है? 15 अप्रैल 2015। सही ना? यस। अब क्या क्या हिसाब आएगा? 15-16 से स्टार्ट होगा। 15 अप्रैल 15। हाँ, क्या करें सर इसको? 11.5 कितना महीने होगा? 15-16 में 11.5 मंथ, 11.5। 16-17 में, 17-18 में, 18-19 में, 19-20 में, 20-21 में, 21-22 में। ठीक है, 21-22 तक चलेगा। ठीक है, 21-2 तक चलेगा। 11.5, 12। दिस वन अगेन 12, अगेन 12, अगेन 12, 12, 12, 12, 12, ये भी 12। नहीं सर, लेकिन सर लोन रीपेमेंट कब किया जा रहा है सर? एक बार देखो तो। 31 दिसंबर 20-21 2020 मतलब 20-21 में, 20-21 में आपका लोन रिपे हो जा रहा है। कितना? 5 लाख 5 लाख। तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है ना? 20-21 में आपका 5 लाख रिपे हो जाएगा, तो इस बात का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें मैं इसको 9 कर दूं, है ना? फिर 21-22 में 12। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन का ट्विस्ट इसी में। अब इसको हिसाब लगाओ।
इसमें थोड़ा मेहनत करना होगा। क्यों बोलो तो, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करेंगे खिचड़ी पक जाएगा, उससे अच्छा है फ्रैक्शन में करें। खिचड़ी क्यों पकेगा, पहला बात यहाँ पर 11.5 तो ठीक था, बट यहाँ पर 9 महीने का और 3 महीने का एक फ्रैक्शन आ गया ना, क्योंकि आपने 5 लाख रीपे किया, आपने 5 लाख रीपे किया, 5 लाख रीपे किया आपने 2020 को, उसके बाद आपका और भी 5 लाख रहा ना, तो उसका तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो इसमें जो फ्रैक्शंस में बढ़ गया ना, इस फ्रैक्शंस के लिए आपका थोड़ा मेहनत बढ़ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट करने जाओगे थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इससे अच्छा है हम लोग पार्ट बाय पार्ट करें। 10 लाख पे 12%, 11.5 बाई 12, 10 लाख पे 12% जितना होता है, अगेन 10 लाख पे 12% जितना होता है, अगेन 10 लाख पे 12% जितना होता है, 10 लाख पे 12% जितना होता है ना। लेकिन इधर खेल बदल जाएगा, फर्स्ट दिसंबर तक मतलब 9 महीना 10 लाख पे 12%, बट 9 महीना चार्ज हुआ है, उसके बाद 10 लाख में से 5 लाख तो रिपे हो जाएगा, तो नेक्स्ट 3 महीने में आपने 5 लाख जमा करना है, 5 लाख का 12% 3/12 करना है ना सर। और फिर नेक्स्ट ईयर पड़ा जितना रहेगा, 5 लाख पड़ा रहेगा ना, 5 लाख पे 12% चार्ज करना। बोलो सर, ये समझ में आया कि नहीं? अगर ये समझ में आया तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस खेल इसमें है, इन दिस क्वेश्चन बस खेल इतना सा है। अब आप हिसाब लगाओ, हिसाब बन जाएगा सर। ये सवाई बुझते पारली? हेलो স্যার 9 মান্থ একটু বলবেন একটু। 10 লাখের মধ্যে আমার লোন রিপে কবে করে দিয়েছি? ডিসেম্বরে। কত টাকা করেছি রিপে? रीपे किया मैंने, बट कितना 5 किया? লাখ। 5 लाख। तो अगर मैंने दिसंबर तक मतलब 10 लाख का रीपेमेंट मैंने दिसंबर में कर दिया, तो दिसंबर तक मैंने कितना चार्ज हुआ मेरा? सर साल भर मुझे 10 लाख का लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, 10 लाख का 12%, दैट इज ओवरऑल 1,20,000 होता है। अब चलो मैं कैलकुलेशन लिख लिख के आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से सुन लो एक बार। पहले आप मुझे बताओ 15-16 में 11.5 मंथ आपका इंटरेस्ट का चार्जेस होगा, 10 लाख पे 12% रेट पे 11.5/12, ये कितना होता है एक बार मुझे कैलकुलेट करके बताओ। 11,50,000। 11,50,000, 10 लाख का 12%, 11,50,000। तो सर 1,15,000। 1,15,000। एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग रखिएगा सर, ये सब सिली मिस्टेक ना करें। अच्छा, इसका पूरा साल भर का कितना इंटरेस्ट होता है? 1,20,000। 20,000। इसका भी 1,20,000 है ना, अप टू 17-18। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी 1,20,000, 18-19 का, 19-20 का भी 1,20,000। शुभजीत, अप टू दिस इट्स ओके? হ্যাঁ স্যার। नाउ लुक एट सर, 2021 में 31 दिसंबर 2020 में 10 लाख में से 5 लाख रीपे हुआ है, तो 10 लाख का इंटरेस्ट कब तक चलेगा? अप टू दिसंबर तक चलेगा, तो अप्रैल से दिसंबर कितना मंथ होता है? 9 মান্থ। तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ में तुम्हारा मतलब 9 मंथ के लिए कितना इंटरेस्ट कैपिटल में चार्ज होगा? 10 लाख पे चार्ज होगा। अप टू दिसंबर आपका कैपिटल कितना है? 10 लाख ना। ये सन नो। হ্যাঁ মানে 9 মাস 10 লাখে দিয়েছে, তারপর 3 মাস আমি 5 লাখে দিয়েছি সেটা। हाँ एग्जैक्टली सर, बस वही तो हुआ है और कुछ नहीं, वही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
फर्स्ट 9 मंथ्स मैंने 10 लाख पे दिया, उसमें 9 महीने का चार्जेस होगा, इसीलिए क्या किया 10 लाख पे 12% 9/12 और 5 लाख बाकी बाद में, तो 5 लाख बाई इंटू 12% इंटू 3/12 हिसाब बदल जाएगा ना सर, क्योंकि पहला 10 लाख पे चार्ज हुआ है, नेक्स्ट 5 लाख पे चार्ज हुआ है इंटरेस्ट, इसी में फर्क आ जाता है। तो बताइए सर 20-21 में आपका इंटरेस्ट का कितना अमाउंट होगा? 1,05,000। हम्म 1,05,000। 1,05,000 ठीक है, मिला के बोला ना, दोनों कैलकुलेट अलग से किया फिर बोला ना, ठीक है 5 लाख पे Yes, sir. 12% इतना 60,000। और 22-23 का मतलब ये तो प्री पीरियड हो गया, प्री पीरियड का हो गया, 22-23 का कितना चार्ज करोगे? 60,000। वेरी गुड सर, 22-23 का चार्ज करोगे, 5 लाख जो आपका बचा रहेगा, 5 लाख पे 12% चार्ज। तो बेसिकली आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जब से हुआ है तब से, तो आपका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 22-21 से ना, नहीं सॉरी 22-23 तो 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 है ना, 1 2 3 4 5 साल तक चलेगा। तो 22-23 में कितना देना है सर? 22-23 में कितना देना है सर? ये सबको टोटल करना भूल गया मैंने, टोटल करो और फिर डिवाइडेड बाई 5 करो, ये सारा अमाउंट को टोटल करके डिवाइडेड बाई 5 करना है सर, मैं बताना भूल गया आप लोगों को, आप लोग कर चुके होंगे। देखो तो सर 7,60,000 आ रहा है मेरा, आप लोगों का कितना आ रहा है? 7,60,000 डिवाइडेड बाई 5, 1,52,000। क्या आएगा ना सर? तो 22-23 में आपका चार्जेस हो जाएगा, 22-23 में 1,52,000 प्री कंस्ट्रक्शन का सारा, 1,52,000 1,52,000 1,52,000 1,00,000 ठीक है, और प्री पोस्ट मिला के स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा। जब आप स्टेटमेंट बनाओगे, स्टेटमेंट ये बेसिकली स्टेटमेंट में जस्ट ऐसे ही शो कर रहा हूँ, आपको ये जरूरी नहीं होता है। स्टेटमेंट जब बनाओगे तो उसमें आपका एलो एंड एसओ बनेगा, और अगर रहेगा तो, और इसमें आपका इंटरेस्ट का जो हिसाब आएगा प्री का 1,52,000 एंड पोस्ट का दोनों मिलके आपका हो जाएगा 2,12,000। और एसओ का जो डिपेंड मतलब एज पर दी क्वेश्चन। क्या ये 5 साल में कंप्लीट हुआ है सर? ये 5 साल में कंप्लीट हुआ है? लोन लिया 15-16 में, 1 2 3 4 5 20-21 में कंप्लीट हुआ है घर? नहीं ना, नहीं हुआ सर, तो इसको मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जितना इंटरेस्ट रहेगा होम लोन इंटरेस्ट का सेल्फ ऑक्युपाइड का, ठीक है, मैक्सिमम 30,000 तक मिल सकता है, 2 लाख तक नहीं जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 साल में घर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। और लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जितना भरेगा उतना देगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन सर, बोलो सर समझ में आया कि नहीं? हेलो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिख लिया आप लोगों ने, समझ में आया कि नहीं? है सर।
सर ये वाला देखो, लास्ट था आगे, और एक इलस्ट्रेशन था। डेट ऑफ बोरोइंग 15 अप्रैल, ये वाला डेट ऑफ बोरोइंग 8 ऑफ जुलाई 2019, ठीक है। 8 ऑफ जुलाई 2019, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 लाख का लोन है, आईसीआईसीआई से लिया था। Date of completion of construction is 24 of January 2022, and calculate the eligible for deduction for finance previous year 21-22 and assessment year 26. क्या करें? 8 जुलाई 19 से लेके आपको जाना है 24 जनवरी 22 तक। क्या करे या ना करे, कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए सर इसका हाल क्या होगा। यस, कौन बताएगा? क्या जवाब आया, आंसर क्या आया, बोलो। आंसर इससे 1,60,044। 1,60,044। सर ये क्वेश्चंस का देखने में जितना इजी लग रहा है, इसका एक ही छोटा सा ट्विस्ट है सर क्वेश्चन के अंदर। क्या आप लोगों ने इस बात को समझ पाए सर? 8 जुलाई 2019 आपका लोन का डेट है, और आपने डीओसीसी कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ आपका 24 ऑफ जनवरी 2022 को, है ना। बाकी 10 लाख का लोन, 12% का रेट, बाकी कुछ है ही नहीं। तो बाकी जब कुछ है नहीं तो इतना दिमाग क्यों नष्ट कर रहे हो, इतना दिमाग क्यों खा रहे हो सर? मतलब मैं आप लोगों का दिमाग क्यों खा रहा हूँ सर? प्री एंड पोस्ट, पोस्ट पीरियड का हिसाब अगर मैं देखूं तो क्या 22-23 स्टार्टिंग? हाँ सर, 24 जनवरी 2022 का क्या स्टार्ट डेट क्या है? 1 अप्रैल 2021, है ना। सॉरी 21-22 ना, 22-23 तो नहीं है। 24 जनवरी 2022 है, मतलब 21-22 है। इसका स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2021 को, एंड ये एंड हुआ है 31 मार्च 2022 को। ये पोस्ट का हो गया। प्री का एंड क्या होगा? 31 मार्च 2021। स्टार्ट जो होगा वो है लोन का डेट 8 ऑफ जुलाई 2019। सर तो फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मेहनत की बात है। सर यहाँ पर देखो 8 जुलाई है, 1 तारीख नहीं बोला था या 15 तारीख भी नहीं बोला था, तो आप मंथ का कैलकुलेशन कैसे करोगे? 365 देखो तो। मतलब आपको इसको डेज कैलकुलेशन करना है ना, तो क्या आप लोगों ने डेज कैलकुलेशन किया? 365 भी करना है, बट किसके साथ? डे के साथ ना। यू आर राइट सर, 365 से करना है, लेकिन किसको कंपेयर करोगे 365 से? मंथ को तो नहीं कर सकते, तो आपको ईच एंड एवरी मंथ का डे कैलकुलेट करना होगा। थोड़ा दिमाग खराब करने वाला बात है, क्योंकि हर महीना कितना करके डेट है वो आपको काउंट करना होगा। मतलब 10 लाख का इंटरेस्ट, सॉरी 10 लाख का अमाउंट 12% रेट में, 365 तो नीचे आएगा, बट ऊपर कितना डे टाइम है, मतलब डे कितना होगा, ये हिसाब लगाना है सर। 609। 309, 8 609। जुलाई, 609 হ্যাঁ তাই আসছে। কেন? এইটা শুধু 2019 19-20, मतलब না না আমি সব মিলিয়ে বলুন টোটাল। ना हमको 19-20টা बोलना पहले। पहले पहले 19-20 बताओ, फिर 21-22 बताओ। 21-22 का तो हो जाएगा सर, क्योंकि 21-22 का तो पूरा होल है, दिक्कत नहीं होगा। सॉरी 20-21 का, 19-20 20-21। ये कितना आएगा?
सर जुलाई मंथ, बोलो बोलो। 244 আসছে। 244। सर जुलाई कितना मंथ का होता है? जुलाई मंथ का 8 तारीख, जुलाई होता है 31 का, 31 का। ऐसे ये नॉर्मली पता होना ही चाहिए सबको कि कौन सा मंथ कितना दिन का होता है। तो जुलाई में स्टार्टिंग डेट 8 है, बोरोइंग डेट 8 है, 8 को छोड़ के बताओ कितना दिन होगा फिर जुलाई में, इंटरेस्ट कितना दिन का चार्ज होगा? 31 माइनस 23 8, 23। 23 दिन। ठीक है, तो जुलाई का 23 काउंट करना सर। अगस्त का 31, तो जुलाई का हो गया 23 प्लस 31 अगस्त का, सितंबर का 30, अक्टूबर का 31, नवंबर का 30, दिसंबर का 31, जनवरी का 31, 266। जनवरी का 31, फेब्रुआरी, फेब्रुआरी का 29 হবে। सर लीप ईयर है कि नहीं देखना पड़ेगा ना 2020 लीप ईयर है। सर। 2020 लीप ईयर था ना ये 2000, ये कौन सा डेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग? 2019-20 का, मतलब 1920 मतलब 20 का फेब्रुआरी। 20 हो गया ना? क्या Next year 20 का, 2020। क्या 20 का फेब्रुआरी लीप ईयर था? হ্যাঁ স্যার। सर 4 से डिवाइड करके देखो तो, 4 से डिवाइड करके हो देखो। तो रहा है, हो हो रहा रहा है। है ना, मतलब ये लीप ईयर था। और आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, यहाँ भी चेक कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है बट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, फिर मोबाइल में भी जाके चेक कर लो। तो लीप ईयर था, तो हम लोग इसको 29 करेंगे ना। और मार्च में कितना दिन? 31। 31। क्या 267। हो गया? 267 आ गया ना, मेरे से कुछ गलत टाइप हो गया सर, कुछ गलत टाइप हो, क्या क्या सब आ गया, छोड़ो। 267 आ गया सर, सही है। ऐसे हिसाब लगाना होता है डेज का कैलकुलेशन। ठीक है, इजी है, टफ नहीं है सर। तो बताओ कितना होता है 10 लाख का 12%, 267/365। कितना? बोलो सर। 10 लाख 12%, सर 87780.82। 87780.82। ठीक है, 87780 राउंड कर दो। ठीक है, और इसका 81, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है ना, तो 81। ठीक है, तो 81 कर दो। ठीक है, और इसका 1,20,000, तो इधर 1,20,000 और उधर 87,781। ठीक है, तो टोटल करके 2,77,8 2077881। डिवाइडेड बाई 5 करना। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना 5 साल में, कितना हो रहा है? 41,557 या 556। 6 ठीक है, और इधर आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन का 21-22 का, 21-22 का 10 लाख पे 12%, 1,20,000। सिंपल है ना, हो गया, काम खत्म, पैसा खत्म। अब स्टेटमेंट बना लो। स्टेटमेंट में आपका येलो साइड में जो भी आपका एनएवी रहेगा, वहां से आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, प्री एंड पोस्ट 1,20,000, नहीं सॉरी 2 लाख, सॉरी 2 लाख नहीं, 41,556 ना,
मतलब जिस साल का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज कौन से साल का करना है सर कैलकुलेशन? 21-22 का असेसमेंट ईयर 22-23 का, तो स्टेटमेंट 21-22 प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो प्री का हो जाएगा 41,556 और पोस्ट का हो जाएगा 1/20, ठीक है। बस इतना आपको देना है, सेल्फ ऑक्युपाइड का एज पर द क्वेश्चन जो भी रहेगा। यस सर, बोलो। ये है इंटरेस्ट लेवल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक लेवल ऑफ डिस्कशन सर। और क्या हो सकता है, जितना हो सकता है मैंने कोशिश की आपको बताने की, ठीक है। बाकी आप अभी क्या करना है आपको, मैं हाउस प्रॉपर्टी का नोट्स जिन लोगों को शेयर किया, जिन लोगों को नहीं किया एक बार मुझे याद दिलाओ, मैं अगर नहीं किया तो कर देते हैं। आप लोग हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स के नीचे देखना, काफ़ी सारा आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा, क्वेश्चंस भी है प्रैक्टिस के लिए, उसका आंसर भी गिवन है, आप उसे भी प्रैक्टिस करो और इलस्ट्रेशंस को भी आप देखते रहो, ठीक है। समरी नोट्स भी है, जहाँ डाउट होगा पूछ लीजिएगा। हाउस प्रॉपर्टी में अपने आप को बेस्ट बना लो। नेक्स्ट हम लोग दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट करेंगे सर, दुर्गा पूजा के बाद स्टार्ट करेंगे आइदर कैपिटल गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशंस, ठीक है। आज का डिस्कशन इतना ही है, और प्रॉपर हाउस प्रॉपर्टी का नोट शेयर कर देंगे, सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दुर्गा पूजा के बाद हाउस प्रॉपर्टी में टेस्ट भी लूंगा मैं, ठीक है। ঠিক আছে স্যার কোনো হোমওয়ার্ক দেবেন না? ওই তো যে কোশ্চেন্স গুলো নোটসের নিচে আছে ওগুলো, আর কিছু এক্সট্রা দিচ্ছি আমি, অনেক তো দিয়েছি। इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस नोट्स के अंदर देखना, इलस्ट्रेशंस भी रहेगा और क्वेश्चंस भी रहेगा, उतना प्रैक्टिस कर लो काफ़ी है। और बाकी जो जो मैंने क्वेश्चंस क्लास में कराया उसको अच्छे से देखना। सर एक डाउट था सर, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। प्रॉपर्टी हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड को इसमें बताएंगे सर, बीपी में बताएंगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट बीपी में रहेगा, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड मतलब आप जिस प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज करते हो, मतलब वो बीपी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशंस में इसका एक कनेक्शन आएगा, तब भी मैं उसको जोड़ूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है सर, आज इतना ही, बाय सर। हाँ ओके सर, রাখছি স্যার। बाय सर, बाय सर, बाय सर।